अच्छा बेटा। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ मां। साथियों आज एक बड़े गंभीर मुद्दे पे लाइव आए हैं। एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी जोड़े, कुछ साथियों को जोड़ ले। साथियों मैं अपनी बात शुरू करूं, अभी 5-6 दिन पहले हरियाणा के भिवानी जिले में तालू गांव पड़ता है, वहां पे एक साथी, युवा साथी, जिसने फौज में नौकरी ना मिलने की वजह से आत्महत्या जैसा एक बड़ा कदम उठाया और चर्चित घटना है वो, और उसके लिए हमें बैठ के सोचना और विचार करना है। उसी विषय के लिए लाइव आए हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इसको एक बार शेयर कर दीजिए। ये कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, कौन लोग हैं, उसकी मौत के जिम्मेवार कौन हैं, और आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि विषय उसके अकेले का नहीं है। और इसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या संबंध है, इस मौत का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या संबंध है, और क्या भविष्य में अपने बच्चे आगे इस तरह की घटनाओं का शिकार नहीं होंगे, इस पे हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी साथियों। तो साथियों में एक बार आपका देवेंद्र भाई, एक बार सबकी भाई सभी दोस्तों को नमस्ते और वंदे मातरम सभी को। बाकी साथियों में चर्चा शुरू करूं, मतलब एक बात जब भी मैं स्कूल में जाता, जब भी मैं घर पे आता, मुझे एक बात बार बार याद करवाई जाती थी कि आपको नौकरी लगना है, आपको नौकरी लगना है, आपको नौकरी लगना है। साथियों मैंने हरियाणा पुलिस का फिजिकल 12 बार क्लियर किया है, 12 बार। सरकारों के जो रवैये थे, जो भ्रष्टाचार की वजह से मैं अनफिट रहा, वो अलग विषय है कि जो आज एक सिपाही की जो तनख्वाह होती है, ये बात कहने की नहीं है, मुझे कहने भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं क्योंकि ये विषय गंभीर है। जो एक सिपाही की जो तनख्वाह होती है, वो परमात्मा के दास से आज इतना एक महीने में हम समाज के लिए खर्च कर लेते हैं। वो परमात्मा ने जो दिया उसका परमात्मा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वो जो बार बार, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो बार बार जो रिश्तेदार और जो घर वाले जो बार बार एक चीज को मैं बार बार वो एहसास कराते थे कि अगर नौकरी नहीं है तो आपकी जिंदगी जहन्नुम है, आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। बल्कि और तो और, आज तो इतना बुरा दौर है, जब मैं साथियों से, बच्चों से बात करता हूं, अगर वो किसी रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो उससे ये पूछा जाता है कि बेटा आपकी नौकरी लगी कि नहीं लगी। मतलब रिश्तेदार भी आपको इज्जत इस बात पे देता है कि आपकी नौकरी है, आप बेरोजगार हो। रिश्तेदार भी इस बात पे आपको इज्जत देता है। साथियों बच्चों के साथ किस तरह टॉर्चर हो रहा है, बच्चे कहाँ जाएं, बच्चे के साथ जिस तरह इस समाज का जो बिहेवियर है, उसकी मौत का जिम्मेवार कौन है। देवेंद्र भाई साथ में हैं। देवेंद्र भाई सभी साथियों को नमस्ते दोबारा से फिर से। एक तो सबसे पहले हम उस बच्चे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपनी, और हम ये चाहेंगे कि दोबारा से इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना ना घटे और किसी के परिवार को ये वाला दुख जो है कम से कम सहन ना करना पड़े भविष्य में, कि उसे अपना बच्चा, मतलब सरकार की इस तरह की नाकाम जो उसकी व्यवस्था है उसके कारण वो अपना बच्चा खो दे। दूसरी बात, देवेंद्र भाई मैं एक बार रोकूंगा बीच में। देवेंद्र भाई सरकारी जॉब पे मात्र 1.5 एकड़ जमीन थी, गवर्नमेंट टीचर थे। साथियों आज उदाहरण है कि क्या आपका दौर था। भाई देखो 1.5 एकड़ भी नहीं थी असल में, तो वो तो आपा तो यूज ही नहीं करते थे। मैं तो खेती नहीं करता था, मेरा खेती में मेरा बेसिक इंटरेस्ट नहीं था और आज भी नहीं है अगर सही बताऊं तो लेकिन क्या था कि जमीन भी नहीं है कोई। कैसा क्या होता है कि बड़ा जमींदार हो तो काम करते हैं। फिर नौकरी पे रहते हुए मैंने जब अपने फादर साहब को बोला, ये हालांकि अपने परिवार की बात होती है, कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ मैं ये बातें। मैंने अपने फादर साहब को बोला कि पापा मुझे इस नौकरी में ना खुशी नहीं मिलती, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। तो मेरे फादर साहब मुझे बोलते होते थे कि भाई ऐसा है, तेरे को ना बिना रिश्वत के मिल गई होगी, बिना उसके जुगाड़ के मिल गया है, लोग तो पैसे ले लेके घूमते हैं और तो ऐसे नहीं, फिर तेरे इंटरेस्ट के चक्कर में मतलब नौकरी थोड़ी खो देगा।
तो मैं ये कहता था पापा बात ये है कि जिंदगी जो है ना वो नौकरी के लिए कुर्बान नहीं की जा सकती, जिंदगी जीने के लिए है। और मैं अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो गई थी उन दिनों में। आप ये समझिए कि एक टीचर था, मैं इंचार्ज था, यहाँ तक कि ये भी हुआ कि पूरे गांव के अंदर, मैं अगर आपको बताऊं महमूदपुर गांव में मेरी पोस्टिंग थी उन दिनों में, और मैं पूरे गांव में इस बात का, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं तो महमूदपुर गांव के लोग भी सुन रहे होंगे जरूर, कोई ना कोई। इसको शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। वहां पे सबको मालूम था कि मैं कितनी ईमानदारी से वहां काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आपस की बहस के चक्कर में लोगों ने हम पर मिड डे मील तक के आरोप लगाए टीचर्स के ऊपर। मैं पापा को ये बोला कि पापा यार, अगर मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारूंगा और अगर रिटायरमेंट से पहले इस तरह का कोई आरोप लग जाता है केवल इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को मेरे वहां होने से नुकसान हो रहा था, मेरे प्राइवेट स्कूलों की स्ट्रेंथ घट घट के सरकारी स्कूल में बच्चे दाखिला ले रहे थे, तो प्राइवेट स्कूलों ने षड्यंत्र रचा कि उन लोगों को बोल के कि इसके ऊपर आरोप लगाओ, इसको बदनाम करो। और फिर मैंने पापा को बोला कि पापा अगर मान लीजिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके काम कर रहा हूं, पहली बात तो मैं खुश नहीं हूं, खुश रहते हुए मैं काम करता रहा और बुढ़ापे में अगर मान लो इस तरह की कोई चीज होती है तो क्या होगा। तो उस टाइम फादर साहब बोले भाई देखो, मैं तो नहीं कहता और दुनिया भी नहीं कहेगी, कोई रिश्तेदार नहीं कहेगा, दोस्त नहीं कहेगा। उसके बावजूद मैंने एक चीज डिसीजन लिया कि देखो मैं एक माइलस्टोन की तरह काम कर रहा हूं। मैं इसी चीज पे काम कर रहा था कि किसी बच्चे की अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या होती है, उसको असलियत में जिस काम में मजा आता है ना, जिस काम में भी उसको मजा आता है। जैसे मैं अपने बच्चे को भी बोलता हूं कि बेटा तेरे को अगर किताबें पढ़ने में मजा आता है तो मैं तेरे को किताबें पढ़ने से पैसा कैसे कमाना है वो हम सिखाएंगे। तेरे को अगर पैदल चलने में मजा आता है, खेलने में आता है, गाड़ी ड्राइव करने में आता है या कुछ और करने में आता है, बोलने में आता है, तो हम बोल करके पैसा कमा सकते हैं, अगर पैसा ही कमाना बहुत पर्पस है तो। लेकिन असलियत में क्या है कि समाज के अंदर आपको एक चीज चाहिए होती है हर इंसान को, एक बेसिक रिस्पेक्ट, इज्जत, और एक उसकी समाज के अंदर एक स्वीकार्यता कि उसको समाज ने स्वीकार कर लिया। आज जो बात अभी सुशील भाई बोल रहे थे कि इस तरह के हालात हो गए हैं कि लोग ये पूछते हैं कि क्या करते हो और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। यही कारण है कि कुछ लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ पड़ोस में बच्चे हैं, हाँ, वो रिश्तेदारी में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनकी जॉब हाँ, लगी। मतलब हाँ, वो रिश्तेदारी में इज्जत उन्हीं बच्चों को होती है जिसकी जॉब लगी होती है। मतलब आप नौकरी, आप शादी कर रहे हो तब आप इस तरह की चीजों को गौर कर रहे हो, जब आपने व्यवस्था बनाई नहीं है अपने बच्चों के जयस्थान के लिए और उस स्वीकार्यता आपने दे नहीं रहे हो, तो वो बच्चा कोशिश करेगा कि नौकरी के लिए मैं तैयारी करूं क्योंकि नौकरी वालों की ही इज्जत समाज कर रहा है। अब आप सोचिए, सरकारी नौकरी की ही अगर मैं बात करूं तो केवल 1% जो बच्चा है जो पास आउट होता है, तो हर साल केवल 1% बच्चे को ही प्लेसमेंट मिलेगी। इससे ज्यादा नौकरी ही नहीं है टोटल मिला के। हाँ, गवर्नमेंट, प्राइवेट भी अगर आप मिला दोगे तो 3 या 4% से ऊपर नहीं है। मान लीजिए आप प्राइवेट और बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां, छोटी नौकरियां और जो जितने भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके अंदर अगर हम नौकरी की बात करें, हम उसकी बात नहीं करते हैं कि जो ढाबे पे कोई लड़का लगा हुआ है 2000 5000 में रोटियों पे रहने पे, वो नहीं कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां सुबह टाई टाल के, कोट पैंट डाल के या तैयार होकर के जाता है, उसकी बात कह रहा हूं, जो टिफिन लेके जाता है, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी 4 या 5% से ज्यादा नौकरियों की संख्या नहीं होगी। मैक्सिमम की बात बता रहा हूं मैं आपको, प्राइवेट समेत। तो अब आप मान लीजिए कि 100 बच्चे पास आउट होते हैं किसी गांव के अंदर, आप ही बताइए क्या साल में 5 बच्चों को नौकरियां मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। तो अगर 5 बच्चों के लिए भी आपके समाज में जगह नहीं है तो जो 95 बच्चा है वो कहां जाएगा? एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं ये घाघ, निकम्मे, वाहियात, चोर लोग अपने कोचिंग सेंटर खोल के। ये कोचिंग सेंटरों में क्या लिखते हैं? सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अगर आप इस एक सेंटर का ये पता कर लो कि उस सेंटर में आज तक कितने लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें से कितने % बच्चों को नौकरी मिली है, तो आपको पता चल जाएगा कि केवल 0.00 कितने % बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है आपके साथ ठगी हो रही है, सरकार भी ठगी कर रही है और आपके साथ में ये कोचिंग सेंटर भी ठगी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने टेलीविजन के जरिए आप लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी कि नौकरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपस में समाज में भी इन चीजों को बहुत तवज्जो दे दी। और ये इसलिए लोग जो हैं वो नेताओं के जाकर के उनकी
मतलब खातिरदारी भी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके लिए गाड़ियां अरेंज करते हैं, रैलियों के लिए लोग अरेंज करते हैं, उनके लिए लड़ाइयां मोल लेते हैं समाज के अंदर और पूरी व्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को खराब करते हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। कितने नौकरियों के लिए? 1 या 2%। आप देखिए, आपके गांव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक नुमाइंदा, कोई भी एक गुर्गा या कोई भी एक उसका पालतू अगर कोई आदमी है, तो वो पूरे मोहल्ले को, पूरे पड़ोस को और पूरे गांव को चक्री लगा के रखता है। मैंने फलाने साहब से बात कर ली है, बस अब की बार नौकरी निकलते ही आपका सिलेक्शन, आपके बच्चे के लिए बात कर लिया है, आपके बेटे के लिए ये हो गया, हो जाएगा, अपन जुगाड़ कर लिया। आज तक उसने 1, 2, 5 लोगों को अगर एडजस्ट किया होगा तो उसी के रिश्तेदार, उसी के परिवार के लोगों को किया होगा। बाहर किसी के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। जो ये उस लड़के ने जो सुसाइड किया है, वो इसमें ये लिखता है कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता था, मैं अगले जन्म में फौजी जरूर बनूंगा। तो साथियों, जो गौर करने वाली बात, खासकर उन बच्चों के लिए जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब फौज में इनको नहीं चाहिए, फौजी नहीं चाहिए इनको। आप इस बात को, मैं बार बार, हम पिछले 1 साल से इस बात को उठा रहे हैं, नहीं रह गई है। और आगे जो जाके फौज की नौकरी, और भी बहुत सारे साथियों के सवाल ये भी आते हैं कि जी अगर ये सारे जो हम जिस की बात करते हैं सुई की लगाने की, जी तो फौजियों को भी लगा, कौन देश पे राज करेगा। तो ये जो फौज का मामला है, जो फौज में बार बार जो भर्तियों की संख्या जो कम है, वो क्या मामला देवेंद्र भाई? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो, इसमें आराम से समझाइए लोगों को कि इस फौज की नौकरी क्यों कम होती जा रही है। फौज की नौकरी पे सवाल पे मैं बताऊंगा, पहले मैं वो बात पूरी कर दूं जो रह गई थी एक्चुअली नौकरी करने वाली। अभी पुलिस के लिए सिल्लू ने तैयारी की थी, इसके बारे में जिक्र किया। सुनील भाई इंजीनियर हैं, इनके फादर साहब ने इनके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया था और उनके फादर साहब भी बड़े परेशान रहे थे कि यार जिस चीज के लिए पैसा लगाया, तुमको बीटेक कराई और तुमने वो भी नहीं किया। हालांकि सुनील भाई ने प्रोफेसर की जॉब जो है वो छोड़ी थी। हाँ, वो मतलब पढ़ाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, वो छोड़ करके इन्होंने अपनी मर्जी से उस खेती का चूज किया जो इनका इंटरेस्ट था, वो इसमें इनका इंटरेस्ट था। मैं एक टीचर हूं और मुझे टीचिंग पसंद है, सिस्टम काम नहीं करने दे रहा है और मैं वहां काम करने के तरीके से खुश नहीं हूं, तो मैंने अपना सिस्टम तैयार किया और मैंने पापा को बोला कि मुझे अपनी खुशी के लिए काम करना है, ना कि मुझे पैसे के लिए काम करना है, ना कि मुझे नौकरी के लिए करना है, ना कि मुझे समाज में एस्टेब्लिश होने के लिए करना है। तो आज मैं अगर आपको बता दूं कि मतलब जब ये सामाजिक काम करने से पहले, यहाँ उतरने से पहले मेरे साथ जो काम करने वाले जो लोग थे, जिन नौकरी लगे थे, उनकी सैलरी आज लगभग 90,000 के करीब है, मैं आपको बता दूं। और ये उस सुशील वाली बात है, ये कोई बौर मारने वाली बात नहीं थी। जिस वक्त मैं सामाजिक इस लाइफ में आया, जब गिरफ्तार हुआ था, उस टाइम पे मेरी अपॉइंटमेंट की फीस थी 1,20,000 रुपए थी। मैं एक सेमिनार करने का, 2 घंटे बोलने का 3 लाख रुपए लेता था। और मैं प्राइवेट स्कूलों के सेमिनार में आपके सामने रखूंगा जो 2016, 17, 18 से मैं कर रहा था लगातार। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं बताया ये बात, लेकिन क्योंकि आप इन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो ना, वो चीजें किसी काम की नहीं है। नौकरी नहीं है किसी काम की, नौकरी केवल गुलामों के लिए है। और ये साबित किया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस दौर ने, जब आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपको खुद को केवल इसलिए वो चीज लेनी पड़ी क्योंकि आपको नौकरी करनी थी, क्योंकि आपकी पेट के साथ उन्होंने जोड़ दिया। हम लोग खड़े होकर के सरकार का विरोध इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर बेईमाना नहीं है, हम लोग अपनी रोटी को अपने आप चला रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आप सोचिए इस चीज को कि आपके बच्चों को भी वैसे ही गुलाम बनाने वाले हैं। रही बात दूसरी, हाँ, मैं वो आपको ये बताता हूं कि मैं सिर्फ इससे आप समझ जाएंगे कि नौकरी कितनी जरूरी चीज है, शायद इससे कुछ समझ पाए आप लोग। बट इससे आगे की बात मैं आपको बताऊं, सुशील ने जो पूछा कि फौज क्यों नहीं चाहिए इन लोगों को, पुलिस क्यों नहीं चाहिए। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, रिलायंस ने इंडिया के अंदर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया सेटअप तैयार कर लिया है। वो रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उन लोगों को सुरक्षा के लिए भी रोबोट्स का काम चल चुका है। चाइना के अंदर ऐसे रोबोट्स की टेस्टिंग हो चुकी है कि एक रोबोट 50-50 आदमियों को कंट्रोल कर सकता है। ताकत के मामले में भी, उनको सर्वेलेंस के मामले में
में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैमरा 24 घंटे हर चेहरे को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन आदमी कब बाहर निकला था। यानी अभी तो क्या हुआ कि गाड़ियों के चालान नंबर प्लेट से स्कैन होकर आने लगे हैं, आने वाले वक्त में आपके चेहरे से स्कैन होकर आपके घर चालान आएगा कि जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो तुम घर से बाहर क्यों निकले हो। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। और जैसे अभी क्या है, मैंने कुछ अपनी एक वीडियो बनाई थी, शायद आपको निडर इंडिया वाले पेज पे मिल जाएगी वो, उसमें मैंने डाला था कि रोबोट इस तरह से आपकी सर्वेलेंस करेंगे। यानी जब आप जा रहे हो, आगे से कोई भी बंदा आ रहा है, क्या वो फौज में भी वही आएंगे ना? हाँ, सर्वेलेंस। देखो फौज का काम क्या है, निगरानी रखना ही तो है। निगरानी के बाद अगर कोई आदमी अपना वो दिखा देता है आई कार्ड और वो स्कैन करता है, वो सही है तो वो उसको जाने देगा। अगर वो स्कैन करके नहीं है तो वो उसको उसी टाइम पकड़ लेगा या उसको गोली मार देगा। वो अपने आप ही, वो मशीन लर्निंग है, वो तो है ही नहीं है। अब भाई आदमी की प्लेसमेंट वही तो है। अभी देखो ट्रैफिक पुलिस के अंदर नई भर्तियां नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक के चालान जो है इन्होंने बाय कैमरा भेजना शुरू कर दिया है बड़े शहरों के अंदर। जितने भी यूटी हैं वहां उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया। इवन करनाल में भी ये ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और छोटे छोटे शहरों में ना 1-2 जगह पे इन्होंने लगा के टेस्ट किया कि लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। इससे आप सोचिए, आपने विरोध नहीं किया तो इन्होंने और कैमरास बढ़ाने शुरू कर दिए। लॉकडाउन के अंदर जब देश की अर्थव्यवस्था भट्टे मतलब बिल्कुल गरत में जा रही है, जिस वक्त देश के किसानों का पैसा बर्बाद हो रहा है, जिस टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन लोगों को पुश देने के लिए पैसे की जरूरत है, उस टाइम भारत की सरकार, या हम कहें अडानी अंबानी की सरकार, या हम कहें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गुलाम सरकारें केवल, और सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस की सरकार भी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी और बीजेपी की सरकार भी, तमिलनाडु के, चाहे आप कम्युनिस्टों की सरकार हो, चाहे ठाकरे की सरकार हो या ममता बनर्जी, किसी की सरकार हो, एनीवेज वो सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं कि वो उन दोनों को कनेक्ट करके, अब आप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल 5G से चलती है, वो एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। देवेंद्र भाई, मुझे जो मैं समझ रहा हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ। मान लीजिए जो जैसे भारत को सेना की जरूरत क्यों है, अड़ोस पड़ोस के देशों के खतरा के लिए, तो क्या ऐसा भी है कि मतलब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो है, क्योंकि लड़ाने वाले भी यही हैं, कंप्रोमाइज कराने वाले भी यही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको अगर ये चाहेंगे तो देश कोई लड़ेगा ही नहीं। हाँ। तो ऐसा भी क्या है कि मतलब आगे ये जो लड़ाई है, यही अगर ये लोग बंद ही करवा दें तो लड़ने की जरूरत भी कहाँ से पड़ेगी? ये जो 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट 1 हेल्थ 1 कार्ड 1 UHID 1 मतलब करेंसी, ये सब कुछ जो 1 करने जा रहे हैं ना, या ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसको करने के लिए ये लोग बहुत सारे षड्यंत्र रचेंगे। अगर 1 करेंसी करने के लिए डिजिटल करेंसी का होना बड़ा जरूरी है। फिर वन अगर आपको आर्मी खत्म करनी है तो उसके लिए 1 वर्ल्ड बनाना, इनका ये कहते हैं आर्मी लेस, बॉर्डरलेस इंडिया, बॉर्डरलेस मतलब वर्ल्ड बनाना है कि किसी देश को किसी देश से कोई खतरा नहीं है। और ये केवल तब संभव है जब सब जगह आवाजाही पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके आ रहा हूँ। आप बच्चों के बारे में आपका बहुत ज्यादा रिसर्च है, इस तरह की घटनाएं ना हो, और इस घटना के पीछे माँ बाप कितने जिम्मेवार हैं, और किस तरह इस बच्चों को इस बात से हम बचा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा एक बार बात करें। देखो, एक तो चीज आपको ना एक काम करना पड़ेगा आज से ही। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हो तो अपने बच्चों से प्यार अनकंडीशनल कीजिए। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा नौकरी लगे ना लगे, वो कम पढ़े वो ज्यादा पढ़े, वो शरारत करे या कुछ भी करे, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं इस पक्ष का हूं कि मेरे बच्चे ने अगर गाली देनी सीखी है, अगर उसने कोई भी गाली देनी सीखी है, तो उस गाली का एक एक अक्षर, उस गाली का एक एक मात्रा उसने इसी समाज से सीखा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अपने बच्चों के व्यवहार पे काम करना है तो समाज पे काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बने, तो आपको इस बात पे भी काम करना पड़ेगा कि आपके पड़ोसी के बच्चे के लिए व्यवस्था बने, क्योंकि आपका बच्चा कंपटीशन में तभी आएगा जब उसे एक पड़ोसी के बच्चे से आगे निकलना होगा, या उस पड़ोसी का बच्चा उससे आगे निकल रहा होगा। तो दूसरे नंबर पे आपको सभी बच्चों के लिए काम करना होगा। जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे तो सबके साजले होते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करके पूरे गांव को मिलके इन बच्चों के लिए काम करना होगा, जिसमें आपका बच्चे के लिए काम भी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे, आप अपने बच्चे को रेगुलरली एक बात बताइए कि देखो बेटा, तुम्हारे नंबर कितने भी आए, तुम मेहनत करो ईमानदारी से, लेकिन जितने भी नंबर आते हैं उसके लिए तुम्हारा टीचर जिम्मेदार है, तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो सवाल जाके टीचर से पूछिए कि तुमने क्यों नहीं पढ़ाया। तुमको फीस देते हैं ना, तुमको बोला हुआ है ना, तुम बताओ तुम्हें बच्चा कब चाहिए, हमारा हम तुम्हें उसी टाइम भेजेंगे, तुम करिए इसके लिए। तो आप एक चीज सोचिए ना, आपके 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1000 सीट है किसी पेपर के लिए या किसी पोस्ट के लिए,
क्या दुनिया की कोई ताकत 1000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी दिला सकती है? जब सीट ही 1000 है तो चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, अगर मान लो भाई मेरा बच्चा अगर उसमें फर्स्ट आ जाएगा तो सुशील का बच्चा सेकंड आया वो पीछे रह जाएगा, वो नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सुशील का बच्चा निकम्मा है। उसका केवल ये मतलब है कि वो उस बच्चे की तरह जो फर्स्ट आया था उसकी तरह रट्टे नहीं मार पाया, वो उसके जितना नहीं सुविधा उसका बाप दे पाया या उसकी तरह, बस केवल ये 1000 लोग। तो क्या यही लकी रहेंगे? क्या यही उस भगवान का वरदान रहेंगे जिन बच्चों के लिए हम ये कहते हैं कि परमात्मा का वरदान होते हैं? तो क्या ये केवल नौकरी लगने वाले बच्चों के लिए होगा? ये कॉन्सेप्ट आपको उतार के फेंकना होगा। अगले नंबर पे, अगर बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, अगर उनका रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं, उसकी जिम्मेदार व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदार समाज है, उसका जिम्मेदार उसके माँ बाप है, पड़ोस है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से लेके कोई भी। लेकिन भाई वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा अब आज किसी का बच्चा पैदा हुआ है, मान लो सुनील का बेटा 2.5 साल का है आज, वो बच्चे को क्या देना है ये सुनील डिसाइड करेगा। उस बच्चे को कैसा बनाना है उसका समाज डिसाइड करेगा, और उस बच्चे को समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाना है ये समाज और व्यवस्था को देखना है। ये वो बच्चा थोड़ी ना देखेगा, उसे तो कुछ नहीं पता है। आप उसको गालियां सिखाओगे वो गालियां देने लग जाएगा, आप टेलीविजन में उसको छोटा भीम दिखाओगे वो उसकी तरह करने लग जाएगा, वो आप उसको वहां वीडियो गेम दिखाओगे वो बंदूकें चलाने लग जाएगा, आप उसको पढ़ने के लिए बोलोगे और वो पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं ये बात बोल रहा हूँ, बच्चों पे बहुत लंबी रिसर्च है और ये बहुत जल्दी आपके सामने हम ला के आएंगे। जैसे सुनील ने अपने हेल्दी इंडिया नेचुरल इंडिया के चैनल के ऊपर अपना खेती के ऊपर रेगुलरली अपडेट देने के लिए लाइव चलाना शुरू किया हुआ है, वैसे ही हम एजुकेशन पे देना शुरू करेंगे। और हेल्थ पे सूर्या केतु वाले चैनल पे सुशील ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है उसके ऊपर कि आपको किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ऐसे ही हम एजुकेशन पे आपको वो चीजें देंगे कि आप अपने बच्चे की काबिलियत को कैसे पहचानें और उस बच्चे की उस काबिलियत को उसी के अकॉर्डिंगली किस तरह से निखारें, और निखारने के बाद उसको समाज के अंदर कहां प्लेस देना है, उसको क्या प्लेसमेंट करनी है, इसको तय करें और उसके लिए कोशिश। मेरे मित्रों में हैं, आप सिर्फ एक बात समझिए, वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। तो ये मैं कई बार अपने भाषणों के अंदर बोलता हूं, सबसे बड़ी भर्ती आज तक हरियाणा में पिछले 8 साल के अंदर एक भर्ती हुई है जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। 18,000 भर्तियां निकली थी, उसमें से लगभग 10,000 बच्चे जो हैं वो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे IAS, HCS, PCS, बैंक PO और HDM के लेवल की तैयारी कर रहे थे। उसमें PhD लोग भी थे, M.Tech लोग भी थे, वो छोड़ गए उन नौकरियों को, बहुत सारे लोग। अब रह गए जो लोग वहां बचे, उन लोगों को आप गौर से समझिए कि 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था उन दिनों में। हम पूरा एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, मान लो 22 लाख समथिंग हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे 22 लाख फार्म भरे गए। अगर 18,000 भर्तियां हैं तो 21,82,000 बच्चे बच गए जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उस भर्ती में उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो आप सोचिए, वो 21,82,000 माँ बाप अगर अपने बच्चों को रोज ये कहेंगे या हर तीसरे दिन ये ताना मारेंगे कि तू बकवास मत कर, तेरे से तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था, तो सोचिए उस बच्चे की मनोदशा पे क्या असर होगा। कोई भी बच्चा आत्महत्या क्यों करता है, कोई भी बच्चा अपनी जान क्यों देता है, मालूम है क्यों देता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो रास्ता, यानी क्या हमने समाज में पूरे गांव में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं बनाया है कि जब वो बच्चा अपने प्रशासन से, अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने माँ बाप से दुखी हो जाए कि मेरे माँ बाप चाहते थे मैं नहीं कर पाया, मैं बड़ा निकम्मा बच्चा हूं। कई बच्चे इतने इमोशनल होते हैं जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पे रख देते हैं। हम जैसे निकम्मे नहीं होते हैं सब, हम जैसे निकम्मे नहीं होते हैं जैसे हम लोग हैं। हमने अपने माँ बाप को दुखी किया जब हमने नौकरियों में सिलेक्शन भर्तियां में नहीं रहे। हमने अपना सोचा कि हम खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारा सोच ये थी कि हम खुश रहेंगे तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को खुश रखेंगे ना। क्योंकि खुशी कोई किसी के ऐसे थोड़ी ना है कि पैसों से खरीदी जा सकती है, फिर तो सिर्फ अमीरों को ही खुश रहने का अधिकार होता ना। तो हम ऐसे नहीं होता हर कोई कि भाई जो सोचता है सोचते रहे। अभी भी जैसे लगे हुए हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हम कहते हैं नहीं, हमें जो ठीक लगता है हम वो कर रहे हैं। तो इसी तरह सब बच्चे नहीं होते हैं, करीब करीब 80-85% बच्चा इमोशनल होता है, जो केवल इसलिए डिसीजन लेता है कि उसके माँ बाप या उसके टीचर ऐसा चाहते हैं।
तो आप लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि उम्मीदें न रखिए बच्चों से, बच्चों को तैयार कीजिए जिंदगी के लिए, उनको थोड़ा स्ट्रेस झेलना सिखाइए। और स्ट्रेस झेलने के लिए एक खेल सबसे बेहतर साधन होता है घर से निकल के करने का, और एक खेत सबसे बढ़िया साधन होता है। आप अपने बच्चे को कहीं भी खेत में कम से कम सीजन के टाइम पे काम में जरूर उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको लेके जाइए, उसको काम में हिस्सेदार बनाइए। आप जितना नेचर के साथ अपने बच्चे को रखेंगे उतना बच्चा स्ट्रांग बनेगा, उतना बच्चा किसी बुरे टाइम में अपने आप को, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को झेलने के काबिल बनेगा। उतना ही वो बच्चा अपने दोस्तों की दुख दर्द को सहन करने की और उनको समझने की ताकत हासिल करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चे को काम करने के लिए, काम के प्रति इज्जत देना सिखाइए उसको, और उसे ये बताइए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बशर्ते कि आपको उस काम में मजा आना चाहिए। मतलब आपको जिस काम में भी अच्छा लगता है आपको वो काम करना सिखाना है अपने बच्चे को, उसी के लिए अपने बच्चे को प्रमोट करना है, उसी के लिए उसको उत्साहित करना है, उसी के लिए उसको मोटिवेट करना है कि बच्चे तुमको वो करना है जो उसमें तुम खुश हो, और उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। वो व्यवस्था कैसे बनेगी उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। आप अपने गांव में सेमिनार बुला सकते हैं, युवा बैठ के इस पे चर्चा कर सकते हैं, युवाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे कि सारे बच्चों का टैलेंट पता लगा के उसके हिसाब से काम करें। सरकारें नहीं करेंगी मेरे दोस्तों। माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए आपको पड़ोस के बच्चे को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करोगे तो समाज डूब जाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो चाहते हैं कि आप अकेले पड़ जाओ, ताकि आने वाले टाइम में जो शहरों के बाहर इन्होंने कबूतर खाने बनाए हुए हैं हवा के अंदर, आपको वहां क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो आप इस चीज को समझिए। ये लोग धीरे धीरे मीडिया का गला घोंटने वाले हैं, तो आप तक ये खबरें भी नहीं पहुंचेंगी। टीम बन गई है जनता सरकार मोर्चा की हर जिला के अंदर। अब इसको ब्लॉक लेवल पे लेकर के जाना है, गांव के लेवल पे लेकर जाना है। आपके हाथ में कमान है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग दिलो जान से लगे हुए हैं, आपको भी वैसे ही लगना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले वक्त में इन नौकरियों के जंजाल से अपने बच्चों को बचा सकें। नौकरियों का लालच बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, जीरो। नौकरी केवल वो करे जो समाज का सबसे निकम्मा बच्चा है। इस तरह की सोच जो हमारे पूर्वजों की थी कि खेती सबसे उत्तम है, इनको जमीनें चाहिए भाई। 12,000 एकड़ रिलायंस ने खरीदी थी झज्जर से गुड़गांव के बीच के एरिया में। आपको पता है क्यों? क्योंकि किसानों को ये एहसास कराया गया कि खेती में कुछ नहीं रखा है, तो किसानों ने अपने हाथों से उनको दे दिया। क्योंकि उनकी जमीनें 4-4 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए में खरीदी कुछ, जो गुड़गांव के नजदीक की थी प्रति एकड़। और उसके बाद 1 करोड़ 2 करोड़ तो नॉर्मल हो गया। तो उन लोगों को लगा कि भाई 50,000 की नौकरी करने से बढ़िया है 1 करोड़ रुपया रखो और उसका ब्याज में अपनी जिंदगी काटो। ये ऐसी सोच बना दी। लेकिन ऐसे पैसा सारा घूम के वापस उन्हीं के पास, उन्हीं कंपनियों के पास क्या है। और वो आप तभी आ सकते हो जब आप वो काम कर रहे हो जिसको करने में आपको आनंद आ रहा हो। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं एक बार सभी माओं से आह्वान करूंगा कि ऐसा मत करिए। ये बच्चे हमने जो पैदा किए नौकरी के लिए नहीं किए हैं। क्या सिर्फ हम नौकरी के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं? तो साथियों, इस जो साथी ने जो आत्महत्या की है इसका जिम्मेवार समाज है। मेरे जैसे माँ बाप हैं जो बचपन से ही बच्चों को, जो बचपन से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पैदा इसलिए करते हैं कि वो नौकरी लगे। तो साथियों, ऐसा जुल्म जो है बच्चों पे ना करें। बैठे उनके साथ समय दें, उनको ये कहेंगे ठीक है आप प्रयत्न करिए, लेकिन ना लगे तो कोई बड़ा विषय उसको ना बनाए अपने घर परिवार में, रिश्तेदारी में। इसी उम्मीद के साथ सुनील भाई बोल रहे हैं, कुछ बोलोगे? एक ही बात कहनी थी। कई बार हम जैसे फिल्मी डायलॉग की बात करते हैं, मुझे एक बात याद आई डायलॉग की भी, कि हर माँ बाप ये कहता है कि बेटा तू नौकरी लग गया तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये तैयारी कोई नहीं करता कि नहीं लगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। जब इतने बड़े लेवल का स्ट्रेस झेलता है एक बच्चा, उस स्ट्रेस का जो रिलीफ है वो नौकरी लगने के बाद तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन नहीं लगा तो स्ट्रेस का क्या होगा इसकी तरफ कोई चर्चा नहीं है। अभी दुपेडी गांव में एक साथी है और एक दूसरे गांव का साथी है, वो दोनों तैयारी कर रहे थे IAS की। एक साथी लग गया, रिवेन्यू सर्विसेज में लग गया, वो हमने बुला लिया, और वो साथी भी जो दूसरा था जो नहीं लगा वो भी बैठा हुआ था। मैंने जानबूझ के उस सिलेक्टेड IAS को पूछा कि भाई इस भाई की नौकरी नहीं लगी और आपकी लग गई है, आपको क्या लगता है कि इस भाई के ज्ञान में और आपके ज्ञान में कितना अंतर है? तो उस IAS ने ये कहा कि भाई है ना, सीधे बताऊं कि मेरा क्लिक हो गया और इसका नहीं हुआ। लेकिन
उस क्लिक न होने का परिणाम ये आया कि वो जो साथी सिलेक्ट नहीं हुआ था जो डिप्रेशन में है, नहीं हुआ था जिसका, नहीं हुआ था। हाँ। तो समझने की बात ये है कि एक चीज जो मैं शुरू में मैं बोल रहा था, वही बात लास्ट में यही है कि अगर हम नौकरी लग गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो तो तैयारी है बच्चे के लिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये अपने बच्चे के लिए तैयार रखिए। ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।